जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ मॉक टेस्ट 10वां सेट लेकर आया हूं। इस सेट में मैंने उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो ज़्यादा संभावना है प्रश्न आपके एग्जाम में आने की। मैंने अलग अलग PYQ क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा। हालांकि प्रैक्टिस सेट मेरा मानना है एक ऐसा पढ़ाई का जरिया है जिसको कम समय में बहुत कुछ सिखा देता है। अगर किसी लड़के के पास कम समय है, जैसे UPSI की पेपर देना है, वो चैप्टर पूरी तरह से उसका कंप्लीट नहीं है, तो मेरा दावा है कि वो प्रैक्टिस सेट करके जाए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में एक प्रैक्टिस सेट में अगर 15 से 20 प्रश्न हैं तो उसे 15 से 20 कंसेप्ट सीखने को मिल जाता है। तो कोई भी लड़का बिगनर हो या पूरी लेसन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो प्रैक्टिस सेट हर उस विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होता है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करता है जिसमें मैथ आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। प्रैक्टिस सेट जब आप करते हैं तो पेन कापी लेकर बैठिए ताकि हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए और ये अभी आकिए कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, मैंने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, कितने प्रश्नों के गलत जवाब दिए। ये अपने आप का एनालिसिस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% इक्वल है, यानी बराबर है 4200 का x% के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x का मान पूछा है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर बच्चे उड़ा देते हैं, तो आपको भी उड़ा देना है। आइए बताते हैं इस तरह के प्रश्नों को क्या बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप DS से भी हल कर सकते हैं। अगर उससे आसान मेथड, जब डाटा कटने वाला हो तो आप काटने पर ही विश्वास कीजिए, काटने वाला से आसानी से लग जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूँ, कह रहा है 4200 का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा। तो 4200 का कितना कह रहा है, 4200 का 30%, ये प्लस कर दे रहा है। आगे कह रहा है कि 2400 का जो 2400 है का मतलब गुणा 35%, ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं। कितना, तो कह रहा है कि 4200 का x% के, तो जो x का मान है यही आपसे पूछा है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हाई परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज 2 जीरो से 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका काट देंगे। 24 का 3 में गुणा करेंगे, सॉरी 42 है, 42 का 3 गुना करेंगे तो देखिए 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, 126, 1 जीरो बचा यानी 1260। प्लस है तो प्लस कर दीजिए, परसेंटेज के डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 24 बचे 120, जीरो हो जाएगा। और 24 टाइम 72, 72 में 12 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, यानी 840। हमने यहाँ तक का पूरा कैलकुलेट किया, 840 इक्वल है तो इक्वल कर दिया। परसेंटेज के डबल जीरो से इसका मैंने डबल जीरो काट दिया, 42 का x में गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 42x। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कैलकुलेशन अगर यहाँ तक समझते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान। यहाँ को जैसे जोड़ेंगे तो 1200 में 800 जोड़ेंगे तो 2000, 60 और 40 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 2100। मैंने इधर टोटल किया तो 2100, इधर देखिए 42x। आपको पता है 21 से डाटा कटता है, 21 एक कम 21 100 बार में, 21 से काटेंगे 2 बार में यानी 2x हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे 50, ये दर बचेगा x का मान ही तो पता करना था, कितना 50। तो 50 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप पहले क्वेश्चन से घबराइएगा मत कि इतना लंबा खींच कर लेके गए, ये आपको समझाने के लिए इतना किया गया। आप बहुत ज़्यादा फास्ट कीजिएगा तो ए जैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये चीज़ अपने माइंड में ही जोड़कर एक स्टेप कम कर सकते हैं। मैंने आपको खींच कर इसलिए बताता हूँ क्योंकि बिगनर छात्र भी इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि एक्स का मान। लेकिन इस तरह के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, वन लाइनर वाला, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, बच्चे इसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हटा देता हूँ मैं। आप इस चैनल पे, मैथ मुखिया चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से एक एक प्रैक्टिस सेट देखते हुए आएंगे। अगर इस 10वें प्रैक्टिस सेट को अगर आप देखिएगा तो आपकी तैयारी की अलग लेवल की चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई भी देखेंगे तो शुरू से प्लेलिस्ट देखिए। आपको 10 वीडियो देखने के बाद आपके अंदर खुद एक रियलाइज होगा कि मैंने बहुत कुछ ऐसे कंसेप्ट को प्रैक्टिस सेट में ही सीख लिया है।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे के शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुकता है और अगले घंटे के शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह पहली बार जमीन से 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंच जाएगा। हालांकि यह क्वेश्चन बंदरों पे आधारित एक प्रश्न होता है, जब बंदर चढ़ता है खसकता है उसी कंसेप्ट है, बल्कि इसमें पर्वत के जिक्र कर दिया है। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इस तरह के प्रश्न पेपर में आपके आते रहते हैं। तो कैसे बनाते हैं आइए सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन कभी कल एग्जामिनर क्या कहता है, बहुत खींच कर लंबा कर देता है, तो बच्चों की जो माइंड सेट है वो होता है कि बड़ा क्वेश्चन देकर तुरंत क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है, नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, मेरा मानना है कि क्वेश्चन उतना ही स्मार्ट होता है, सोल्यूशन आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना बड़ा कर देता है कि लड़का पढ़ने का तो बात ही छोड़िए, क्वेश्चन का देखा तुरंत स्किप कर दे, उससे आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या यूपीएसआई का पूरा लेवल देखिएगा ना, वो माइंडली चेक करता है। आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज में उलझा देता है, बच्चे लैंग्वेज में ही उलझ जाते हैं। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि आप उसके लैंग्वेज को समझे। अगर मैथमेटिक्स की भाषा आपको समझ में आ गया तो मेरा मानना है कि मैथ का 50% ऐसे ही आप लगा देंगे, बाकी सब तो कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुणा भागी होता है। तो आइए इसको सीख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे के शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है। लेकिन क्वेश्चन के जैसे अंतिम लाइन से जस्ट दूसरी तीसरी लाइन ऊपर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिखा है कि जैसे 30 फीट चढ़ता है तो 20 फीट नीचे खसक जाता है। अर्थात एक घंटा में वो कितनी चढ़ता है, तो सिर्फ 10 फीट चढ़ पाता है। अब क्वेश्चन में देखिए, पहले आपको कुछ जानकारी आपको बता दूं कि वो जो आदमी है वो 8 बजे चढ़ना स्टार्ट किया है। कहेंगे बिल्कुल सर 8 बजे चढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन उसको कितनी ऊंचाई पर चढ़ना है, तो क्वेश्चन में लिखा है 120 फीट, 120 फीट चढ़ना है। लेकिन कंडीशन में कह रहा है कि पहले घंटा में जैसे वो आदमी 30 फीट चढ़ता है, फीट में दिया है 30 फीट चढ़ता है और अगले बार में 20 फीट खसक जाता है, 20 फीट फीट ऐसे होगा ना, 30 फीट खसक जाता है। तो एक्चुअली में एक घंटे में 30 फीट चढ़ा, अब 20 फीट खसक गया, तो एक्चुअली में एक घंटा में वो कितना चढ़ा। तो कहेंगे सर एक्चुअली में हमने यहाँ पे देखा, इसका अंतर किया तो पता चला कि एक्चुअली में सर ये एक घंटे में जो है वो सिर्फ 10 फीट ही चढ़ पा रहा है। कहेंगे बिल्कुल सही, यानी कि एक घंटे में वो 1 फीट चढ़ा। इसी तरह चढ़ते 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 120 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे 120 फीट के बाद एक कोर आएगा, कोर मतलब कोना जो पकड़ेगा और उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे नहीं खसकेगा। बंदर वाला ही कंसेप्ट ठीक यहाँ पे लगता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि ये पोल है, जैसे आदमी इस यहाँ पे चढ़ना है, यानी कि इस पूरी की जो ऊंचाई है 120 मीटर है। जैसे आदमी चढ़ेगा 30 फीट, लेकिन आ जाएगा फिर 20 फीट, फिर चढ़ेगा 30 फीट, फिर आ जाएगा खसक चढ़ते चढ़ते। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कंडीशन कि यहाँ से छलांग मारेगा और डायरेक्ट 30 फीट ऊंचाई को पकड़ के चढ़ जाएगा, खसकेगा नहीं। यानी कि अंतिम बार में जो 30 फीट की छलांग मारेगा उसमें वह नहीं खसकेगा। इसीलिए जितनी टोटल ऊंचाई रहता है उसमें से पहलका जितना छलांग मारता है उसको घटा देते हैं। तो 120 फीट चढ़ना है, इसमें से पहला वाला जितना छलांग मारता है एक घंटे में उसको घटा देते हैं 30। तो एक्चुअली में उसको चढ़ना कितना है, 90। आप सोचिए 90 फीट चढ़ना है, एक घंटे में 10 फीट चढ़ रहा है, तो 10 से इसमें भाग कर देंगे तो पता चलेगा कि सर 9 घंटे का समय लगेगा। 9 घंटे में 90 फीट चढ़ेगा, और जो 30 आप घटाएं, एक घंटे में 30 फीट चढ़ रहा है और इसका भी 1 घंटा इसमें फिर ऐड कर देंगे तो टोटल लगेगा 10 घंटे। अर्थात 10 घंटे में वह 120 फीट की ऊंचाई चढ़ लेगा। तो आपको कितने बजे चढ़ा था, 8 बजे, 8 में 10 जोड़ दीजिए, 10 घंटा 8 में जोड़िएगा तो 8 में 10 जोड़ेंगे तो प्लस 10 घंटे जैसे आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 6 बजे। यानी कि 6 बजे वह 120, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। 8 में 10 घंटा जुड़ेगा तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, अर्थात 8 बजे में 10 घंटा जुड़ेंगे तो 6 बज जाएगा। 6 बजे 120 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाएगा। ये मैंने आपको पूरा
एक्सप्लेन करके इतना बताया है, नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक लाइन में ही इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। कैसे, ध्यान समझिए। उसे 120 फीट चढ़ना है, शुरू में 30 फीट चढ़ता है। कंसेप्ट होता है कि सर जैसे 30 फीट चढ़ता है 20 फीट खसक आता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोर पकड़ के आखिरी में वो आदमी चढ़ जाएगा 30 फीट, नीचे खसकेगा नहीं। तो 120 में से पहले का टाइम जितना टाइम कूदता है या चढ़ता है उसको घटा लेते हैं 90, यानी कि पहले 90 फीट में ही वो खसकेगा चढ़ेगा। तो 90 फीट हमने देखा कि सर 30 फीट चढ़ा 20 फीट खसक, एक्चुअली में 1 घंटे में 10 ही फीट चढ़ रहा है, तो 90 फीट चढ़ने में कितना कहेंगे सर 9 घंटा। और जो -1 किए हैं उसका भी तो 1 घंटा लगेगा 30 फीट चढ़ने में, इसका भी 1 घंटा, जैसे जोड़ लिए 9 में 1 घंटा 10 घंटा। 8 बजे चढ़ना स्टार्ट किया था 10 घंटा लगा, यानी कि 8 घंटे में जैसे 10 घंटा जोड़ेंगे तो 6 बज जाएगा, यानी 6 बजे 120 फीट की ऊंचाई पर वो चढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा प्रश्न का। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बंदर वाला कंसेप्ट मैंने इसी चैनल पे पढ़ा रखा है, वहां से भी कंसेप्ट को आप बिल्कुल आसानी से देख पाते हैं। अगर यहाँ आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही बेहतर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आम की कीमत 8 रुपये प्रत्येक है, यानी कि एक आम की कीमत 8 रुपये प्रत्येक है, जबकि एक अमरूद की कीमत 6 रुपये प्रत्येक है। एक महिला इन फलों पर कुल 52 रुपये खर्च करती है, तो उसने कितने आम और अमरूद खरीदे। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में दे दिया गया है, लेकिन इस तरह के प्रश्न को अगर एक सवाई मान के लगाया जाए तो ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को पेपर में कम से कम गुणा भाग करना हो और आंसर आ जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से लगाएं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे मैं उसने कहा कि आम, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ आम है और अमरूद है तो कह रहा है कि प्रत्येक जो आम की कीमत है, प्रत्येक आम की कीमत वो 8 रुपया है। अब प्लस अमरूद को जो कीमत है 6 रुपया है। अब टोटल इन्हीं को जब खरीदते हैं तो 52 रुपये वो महिला खर्च कर देती हैं। अब ऑप्शन से देखना है कि कगो आम है कगो अमरूद है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि पहला वाला का मैं ऑप्शन लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 5 आम 2 अमरूद, यानी कि 5 गो आम है, ए फॉर आम, और 2 गो अमरूद है। अगर मैं पहले वाला ऑप्शन को अगर लेता हूं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, यानी कि हम मानता हूं कि 8 रुपये एक आम का दाम है, तो 5 गो आम खरीदे होंगे और 2 गो अमरूद खरीदे होंगे, तो क्या टोटल जोड़ने पर 52 रुपया जिस पे सर्टिफाइड होगा वही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। तो 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 पचे 40 रुपया, और 6 रुपये का एक अमरूद है तो 2 अमरूद खरीदेंगे, 6 दूना के 12 रुपया, और 40 12 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। अतः प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जी सर, ये क्वेश्चन में वो महिला 5 आम खरीदी थी और 2 अमरूद खरीदी थी। अगर पहला वाला ऑप्शन से सर्टिफाइड नहीं होता तो हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते, सी को चेक करते, डी को चेक करते। ओवरऑल एक आइडिया लग जाता कि हम जब इतना छोटा डाटा लें तो इतना जा रहा है तो उससे कम लें क्या। ये अपना आईक्यू है, थोड़ा सा चेक करके आंसर बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर कीजिए। क्वेश्चन के एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ही जटिल होगा, तो इस तरह के प्रश्नों का ऑप्शन से बनाएं, ऑप्शन से डायरेक्ट रख लें, इसी तरह सेटअप करके आंसर निकालें, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार है। कह रहा है यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे स्थानीय समयानुसार ब्रैकेट में दिया है रवाना होती है और उड़ान की अवधि 7 घंटे, यानी कि 7 घंटे तक लगातार उड़ान भरेगी, यानी उड़ान की अवधि 7 घंटे है, तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है। क्वेश्चन ही बिल्कुल शानदार है, क्वेश्चन में आगे भीगे करके घुमा दिया है। इस तरह के प्रश्न 2 ही तरीका से, या तो कहेगा इतना घंटे आगे है इतना घंटा पीछे। इस तरह के प्रश्न है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ही देखिए कितने बजे
ओ खुली है ट्रेन न्यूयॉर्क से लंदन के लिए, तो कहेंगे 3 बजे, तो कहेंगे सर बिल्कुल 3, कहेंगे ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि और उड़ान की अवधि 7 घंटे, तो कितने बजे पहुंचेगी न्यूयॉर्क से लंदन उड़ान के साथ, तो 7 घंटा और ही लगेगा, कहेंगे हाँ सर, प्लस 7 घंटा और लग जाएगा, प्लस कितना घंटा क्वेश्चन में लिखा है कि न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे स्थानीय समय अनुसार रवाना होती है और उड़ान की अवधि 7 घंटे है। विमान किस समय उतरेगा, यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है, अगर 5 घंटे आगे रहेगा तो और ही 5 घंटा आपको जोड़ देना है, 5 घंटा पीछे रहता तो इसमें से 5 घंटे घटा देना, बाकी जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 3 में जैसे 7 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ने का मतलब कि 3 बजे में 7 घंटा जोड़ दीजिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 बज गया, और 10 में जैसे 5 जोड़ेंगे 10 11 12 1 2 3, अर्थात 3 बज जाएगा, यानी पुनः 3 बज जाएगा, 3 बजे, अर्थात 3 बजे जो होगा, ऑप्शन देखिए 3 बजे, तो ऑप्शन नंबर 3 बजे में ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 3 बजे जो है लंदन न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच जाएगी विमान जो है, कितने बजे, 3 बजे। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल 3 बजे, एक बार फिर से समझिए, 3 बजे वहाँ से उड़ान भर दी, 7 घंटे उड़ने में समय लगा, 5 घंटे और आगे है, यानी कि समय जो है लंदन से न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे हैं, तो 5 घंटे मैंने उसे ऐड किया, सभी को टोटल किया तो आ गया 3 बजे, यानी कि 3 बजे वहाँ लंदन में पहुँच जाएगी न्यूयॉर्क से। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर आपका IQ चेक करने के लिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है घड़ी का, उसको भी पूछ देता है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह के प्रश्न ले लिए हैं ताकि दोबारा पूछे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है, दोनों हैं। गांव की कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं, डायग्राम के मेथड से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आप समझ जाएंगे तो बिना डायग्राम मेथड से भी इसको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखिए, अंतिम में सबसे पहले अंतिम लाइन पढ़िए, अंतिम लाइन में कह रहा है कितने परिवारों के पास न भैंस है न गाय है। अब देखिए क्वेश्चन में, इसको डायग्राम बना लीजिएगा। सबसे पहले सी फॉर काउ लिख देता हूँ, बी फॉर बफेलो यानी भैंस लिख देता हूँ, सी फॉर काउ बी फॉर बफेलो, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। ये बताइए कोई चीज़ 100% होती है और उसमें से 60% परिवार के पास गाय है, तो कितने प्रतिशत के पास गाय नहीं होगा, तो कहेंगे सर 40% लोगों के पास गाय नहीं है। हम क्यों 40% लोगों के पास गाय वाला नहीं लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में हमको निकालना है कितने प्रतिशत लोगों के, कितने लोगों के पास गाय या भैंस की नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं वाला डाटा लिया है, अगर रहते तो रहने वाला डाटा लेता। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 30% परिवारों के पास भैंस है, अगर 30% परिवारों के पास भैंस है तो कितने प्रतिशत के लोग भैंस नहीं है, तो कहेंगे सर 70%, बिल्कुल सही। और दोनों में जो कॉमन है उसको ले लीजिए, जब ये भैंस नहीं है ये गाय नहीं है, तो बीच वाला वो ही लेना है जो दोनों के पास नहीं हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय और भैंस दोनों है, तो 15% पास दोनों है, तो 85% ऐसे होंगे, 100 में से घटाएंगे, जिनके पास न भैंस है न गाय है। अब यहाँ से जो डाटा निकल के आएगा वो डाटा निकल के आएगा परसेंटेज में जिसके पास न गाय है न भैंस है। तो इसको कैसे लगाते हैं ध्यान समझिए, ये दोनों जो डाटा दिया है गाय भैंस वाला, ये हमेशा जुड़ता है। जैसे 40 और 70 जुड़िएगा तो 7 4 11 110 हो जाएगा। अब बीच में जो कॉमन होता है दोनों में, जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार घटा लेते हैं। जैसे 85%, ये परसेंट में होगा, इसमें से जैसे 85% घटा लेंगे तो 15 10 25, सॉरी घटाएंगे 15 10 25% आ जाएगा। ये 25% का आएगा, तो कहेंगे सर यह इनके गाय नहीं है, इनके पास भैंस नहीं है, दोनों लोग ऐसे न गाय है न भैंस है, तो उनकी संख्या 25% आया है जिनके पास न गाय है न भैंस है। अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी 25% ऐसे लोग हैं न तो गाय है और न भैंस है। भैंस गलत लिख दे, भैंस ऐसे लिखेगा भैंस,
यानी कि 25% ऐसे लोग हैं ना जिनके पास गाय है ना भैंस है। अब टोटल परिवार कितना रहता है, तो क्वेश्चन में लिखा है 960। अब 960 का 25% निकाल लीजिए, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लिख दीजिए। 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूना के 8, 4 चौके 16, अर्थात 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो गाय है न तो भैंस है। तो 240 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए ऑप्शन मैच करा लें। 240 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अभी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन में 135, 171, 192 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 135, 171 और 192, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ वह संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब ऑप्शन देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डालें तो हमको मिला कि सर 5, 3, 8, 1, 9, इनके अंकों का योग 9 हो रहा है, अतः ये निश्चित है कोई संख्या 9 से कटेगा। तो आइए ऑप्शनें देख लेते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो सभी को काट रहा है। क्या 10 लेंगे तो ऑप्शन नंबर 135 को काटेगा? कहेंगे सर नहीं, क्योंकि 10 कहता है कि जिसके अंतिम में 0 है मैं उसी को काटूंगा। ऑप्शन नंबर बी अगर 9 लेते हैं, इनका एचसीएफ 9 है, तो 9 बेशक सबको काट देगा। लेकिन 8 लेंगे तो 8 नहीं काटेगा, क्योंकि 8 से काटेगा 135 नहीं कटेगा। ऑप्शन बचा 3। 3 देखिएगा, 3 सबको काटेगा। देखिए 3 से अगर काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबको काट दो, तो 3 से भी कटेगा। देखिए 5, 3, 8, 1, 9, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 1, 12 कट जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो 9 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में बड़ा मान ही लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चन था, इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से, अगर रेलगाड़ी आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में खम्भे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी का सिंपल सा फार्मूला होता है कि कुल दूरी बराबर होता है चाल इंटू 5/18 इंटू समय। इसी फार्मूला से ज़्यादातर प्रश्न हल हो जाते हैं जितने एक्स से पूछे जाते हैं। कुल दूरी का मतलब जितनी क्वेश्चन में आपकी लंबाइयाँ रहेंगी वही दूरी रहेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है 335 मीटर लंबी है, यानी कुल दूरी दे दिया है 335। रेलगाड़ी की चाल पूछा है, पता नहीं एक्स मान लीजिए, ये मीटर में आपकी चाल किलोमीटर में पूछ रहा है, इसीलिए 5/18 का यूज करेंगे। 5/18 कब यूज करना है? जब एक रेशियो में रहेगा तब नहीं करना है। ये मीटर में, ये किलोमीटर में पूछे तब आपको 5/18 का यूज करना है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है कितने सेकंड में पार करती है, तो क्वेश्चन लिखा है 18 सेकंड, तो यहाँ पे 18 सेकंड लिख लीजिए। 18 से 18 कैंसिल करेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 छके 30, 5 सते 35। यहाँ एक्स था, एक्स क्या था, तो 67 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि चाल थी, तो ट्रेन की चाल 67 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिन के भीतर पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उसी कार्य को 15 दिन के भीतर पूरा किया जा सके। काम समय का बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। M1 D1 H1 बटे कितना कार्य नीचे रखते हैं, उसी कंसेप्ट पे लग जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि शुरू में 120 व्यक्ति लगते हैं और 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी इधर ये फार्मूला होता है M1 D1 H1 बराबर कितना वर्क होता है 1 2 3। कभी का कहेगा इतना मीटर गहरा है, चौड़ा है, तो उसको कार्य को नीचे लिखते हैं। इक्वल में होता है
m2d2h2 बटे W2। W2 क्या है? कार्य है। देखिए m फॉर मैन आदमी को दर्शाता है, d फॉर दिन, H फॉर घंटा, कितना घंटा उसे दर्शाता है। बस उसी पर हमने लिख लिया। 120 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करते हैं और 16 दिन के अंदर काम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तो 64 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, यानी H का मान पूछा है, कितने घंटे काम करेंगे ताकि कार्य को 15 दिन के भीतर खत्म कर देंगे। बस इक्वल में कैलकुलेशन कर दीजिए, H2 का मान आ जाएगा। काट दीजिए, 15 से काटेंगे 15 × 120, 8 से काटेंगे 8 × 64, 8 से काटेंगे 2 बार में 6 दूना के 12 दिन, इधर बचा H2 क्या था? यानी कि घंटा था, यानी 12 घंटे में कार्य को पूरा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरह के भी प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। यानी कि एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन यानी बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बेईमान दुकानदार कह रहा है कि आपको 1 केजी देंगे, लेकिन उसके स्थान पर 960 ग्राम ही तौलता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। पहले ऐसे समझिएगा, आपको 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने दिया 960 ग्राम। तो कितने ग्राम का उसने चोरी किया? तो कहेंगे सर 40 ग्राम का, 40 ग्राम। इसी को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा और नीचे हमेशा उससे तुलना कीजिएगा जितना आपको मिला है। तो हमें कितना मिला है, 1000 या 960? तो कहेंगे सर 960 ग्राम हमको दिया, तो 960 ग्राम हमको मिला। तो 960 ग्राम से तुलना कर दीजिएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 4 से काट देंगे, 4 दूना के 8, 4 चौके 16, और कटेगा तो और काट के आप छोटा कर सकते हैं। 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 6 = 24, 6 का 25 में भाग देंगे तो 6 चौके 24, एक शेष बचेगा, 6 से आपने भाग दिया था। इतना % का लाभ हो जाएगा। किसे? आपको नहीं, दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार ने 40 ग्राम आपको कम तौला था। तो 4 से 1/6% क्वेश्चन का सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूं। तो इस तरह के भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, काम समय का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इस तरह के कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। क्वेश्चन है, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं, तो 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? दो कॉन्सेप्ट होता है, या तो सभी को इक्वल कर लीजिए, या तो फिर एक और शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा सा वो ट्रिक शायद आप भूल भी जाएंगे, लेकिन ये पहले ट्रेडिशनल तरीका देखिए कि कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 7 पुरुष हम लगा दें, P फॉर पुरुष, या 10 महिला लगा दें, ये आपस में इक्वल हैं। यानी कि 7 पुरुष को काम पे लगाएं या उसके बदले में 10 गो महिला लगा दें, दोनों बराबर काम करेंगे। ये इतना क्लियर है। तो हमने शुरू में कहा कि हमने 7 पुरुषों को मैं ले रहा हूँ, 7 पुरुष, मैंने सिर्फ सबको पुरुष में कन्वर्ट करके मैं लेकर चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 7 पुरुष 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार, यानी कि 7 पुरुष या 10 महिला। तो मैंने सिर्फ पुरुषों को लेकर चल रहा हूँ, पुरुषों पे। तो कह रहा हूँ 7 पुरुष 10 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना देते हैं? तो 100 मीटर। तो जितना काम रहता है उसको नीचे लिखते हैं। अब इक्वल में, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 600 मीटर दीवार बनाना है, तो जितना मीटर लंबा चौड़ा रहेगा नीचे लिखेंगे 600 मीटर। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 14 पुरुष प्लस 20 महिलाओं से मिलकर काम कराना है, महिलाएं। तो यहाँ पे देखिए 14 पुरुष तो हैं, लेकिन 20 महिला की जगह 10 महिला 7 पुरुषों के बराबर हैं। क्वेश्चन को समझिए, 10 महिला 7 पुरुषों के बराबर है, तो 20 महिला कितने? कहेंगे इसका डबल, तो इसका भी डबल, 14 पुरुषों के बराबर हो जाएंगी। तो 14 पुरुष पहले से, 20 महिला के जगह पर 14 पुरुष मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 10 महिला 7 पुरुषों के बराबर था, 20 महिला 14 पुरुषों के बराबर, यहाँ पे 14, तो 14 ये पुरुष हो गए, 14 ये पुरुष, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 28 पुरुष
कितने दिन में काम करेंगे ये आपसे पूछा था, डी फॉर आपको निकालना है। अगर ये चीज़ समझ गए तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। यहाँ सभी को मैंने पुरुषों में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे महिला को भी पुरुष में कन्वर्ट करके बाकी रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। हम इसको हटा देता हूँ, बस कैलकुलेशन कर दीजिए आंसर। देखिए 00 से 00 काट दीजिए, 7 से काट देंगे 7 चौके 28, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 3 बार में, इस 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, तिरछा गुणा होता है, 5 तिहाई 15, डी का मान आ जाएगा। यानी कितने दिन, तो 15 दिन में 600 मीटर लंबी दीवार को, 600 दिन है तो दिन में आएगा 15 दिन में 600 मीटर दीवार को 14 पुरुष और 20 महिला मिलकर काम को कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट से कैसा भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं। हटा देता हूँ इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 रुपये के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे मूलधन और ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर देखें तो हम सिर्फ मूलधन निकाल दें या ब्याज निकाल दें तो भी आंसर आसानी से आ सकता है, क्योंकि सब अलग अलग है, डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज या तो मूलधन, आप कोई दोनों में से एक निकाल देंगे, ऑप्शन जैसे मैच करेगा आंसर मार देंगे। तो हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल रहे हैं। जैसे टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट जो दिया है यानी दर वो दिया है 3%, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का नियम क्या कहता है, ध्यान देखिए। पहले इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन कंडीशन होता है कि जो जैसे स्क्वायर करेंगे वहाँ पे 2 अंक लिखना जरूरी है। तो 3 का स्क्वायर करें 9, 2 अंक लिखना है तो आगे 0 बना लीजिए। बाकी जैसे 0 बनाएंगे 2 स्थान हो जाएगा, आप दशमलव बना लेंगे। हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। ये 3 का वर्ग किए 9, अगर 2 अंक में होता तो हम 0 नहीं लगाते, लेकिन 9 सिंगल अंक था इसलिए आगे 0 लगा के 2 अंक बना लिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लिए। अब क्या करना है, इसी 3 का डबल कर देना है, 3 का डबल 6, इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। किसका, तो मूलधन का। मूलधन का 6.09% निकाल देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब मूलधन कितना दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है 10,000। देख लीजिए क्वेश्चन में मूलधन दिया है 10,000, इसी का निकाल दीजिए 6.09, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 00 और 2 स्थान से दशमलव हटाएंगे 2 0 और 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 609। तो आइए ऑप्शन मिला लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज 609 किसमें है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ब्याज मिल गया तो मूलधन भी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे आप मूलधन, लेकिन आपके पेपर में जैसे एक ऑप्शन देखिए आप टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है आप लगा लेंगे, लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं दर्शाएंगे कि मैं ये चीज़ निकाल लेता हूँ। आप बेटर है निकाल लेते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ निकालिए, जैसे 609 मैंने निकाला, ऑप्शन नंबर डी मैच कर लिया, टिक लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 609 रुपये जो है 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज की राशि। चक्रवृद्धि क्वेश्चन को ध्यान समझिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया 609। 609 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर आगे चक्रवृद्धि राशि का मतलब होता है मिश्रधन, यानी कि मूलधन दे दिया है तो अगली बार आपसे मिश्रधन पूछा है, तो यही 609 10,000 में जोड़ देंगे तो 10,609 रुपये आपकी अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 10,000 मूलधन दे दिया है तो मूलधन तो आपसे पूछेगा नहीं, तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो राशि होगी वह 10,609 ऑप्शन नंबर डी में दिया है और 609 रुपये हमने ब्याज निकाला, यानी कि वो आपका ब्याज हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वो 20% का लाभ कमा सके। यानी प्रॉफिट लॉस के अंदर जब एक वस्तु को 2 बार बेचा जाए, उसी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसको एक लाइन में लगाइए, यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस।
इसको एक लाइन में हमेशा बनाने का प्रयास किए। सबसे पहले देखिए पहली बार वस्तु कितने में बेचा, तो लिखा है वस्तु को 480 रुपये में बेच रहा है, यानी कि जब 480 रुपये में बेच रहा है तो उसके नीचे लिखना है कि जब 480 रुपये में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। हानि होगा तो 100 में से घटाकर, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर। तो क्वेश्चन कर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुआ, यानी कि 480 का बेचता है 10% की हानि, यानी 90% का मान है। कहेंगे बिल्कुल सही सर, ये 480 90% माने। अब गुणे में जितना आपको चाहिए उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए कितना हम बचे, तो लाभ है तो 100 में जोड़ दीजिएगा 120%। इस परसेंटेज से इस 90 का परसेंटेज आप काट सकते हैं, इसीलिए लोग परसेंटेज नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाता है। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 से 10 काट दीजिए, 3 से काटिए 3 तिरिक 9, 3 से काटिए 3 चौके 12, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 16 बार में 16 का 4 में गुणा करेंगे, 16 चौके 64, 1 जीरो फ्री में उतार लीजिए, यानी 640 रुपया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 640। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। औसत का नाम जब भी कहे तो औसत होता है बीच वाली संख्या, अर्थात 183 जो है ये बीच वाली संख्या है। लेकिन कह रहा है कि 6 क्रमागत यानी 6 को संख्या होनी चाहिए, वो भी सम होना चाहिए। तो क्या 183 सम संख्या है, कहेंगे नहीं। तो 183 के बाद अगला सम संख्या 184 होगा, इससे जस्ट पहले 182 होगा। बस इसको काट दीजिए, इससे यही जानकारी निकल के आया। हमें 6 संख्या बनाना है, 2 इधर बना लीजिए, 2 इधर बना लीजिए। सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या 182 पर से सबसे छोटी हो जाएगा 180, और जस्ट इससे छोटी हो जाएगा 178। अतः 178 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आय व्यय से क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शनल के अंदर बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय, क्वेश्चन कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वे क्रमशः 5200 रुपये और 3600 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या है। आय वाला कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले उनकी आय लिख लीजिए कितनी है, आय का अनुपात, फिर व्यय का अनुपात, फिर बचत का अनुपात। अनुपात या जो डाटा है उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ध्यान समझना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आय का अनुपात है 10:16, यानी 10:6। अगला क्वेश्चन उनके व्यय का अनुपात है 18:10, तो 18:10 आ रहा है, 1 मिनट। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आय का अनुपात 10:6 दिया है, व्यय का अनुपात 18:10, बचत का अनुपात देखिए क्वेश्चन में दे दिया है। ये बचत का अनुपात नहीं, डाटा दिया है कि कितने रुपए बचाते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कितने रुपए बचाते हैं, तो ये वाला आपको दे दिया है कि 5200 रुपये बचाता है, और दूसर का जो बचाता है वो 3600 रुपये बचाता है। वैसे तो अगर हम एक्स मान के लगाएंगे तो भी लगेगा कि आय 10 रुपये था, 18 रुपये व्यय किया, 10 में से 18 घटाएंगे, माइनस के इतने बराबर, फिर एक्स का मान निकाल के तमाम तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन इसको एक्स न मान के डायरेक्ट आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपको तिरछा, इनके बीच आपको क्रॉस यानी तिरछा गुणा करना है। जैसे 10 में 100, 18 छक्का 108। ध्यान से समझिए, तिरछा गुणा करेंगे तो 10 का 10 में गुणा कीजिए, 10 में 100, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 108 में से 100 घटा दीजिए इस 10 वाला, क्योंकि बड़ा में से छोटा वाला को घटा देना, अंतर करके लिखना है। तो 10 में 100, 18 छक्का 108, 108 में से 100 घटा देंगे तो इधर अंतर करेंगे, इधर अंतर आ जाएगा 8। कहेंगे हाँ, अब यह ऊपर वाला को लाइन को छोड़ देना है। अब इस लाइन वाला इधर का अंतर करके मैंने लिख लिया 8,
अब इस वाला अंतर यानी कि कर सकते हैं व्यय का और बचत का आपस में तिरछा गुणा करके और अंतर करके लिखना है। जैसे मैंने इधर गुणा किया तिरछा तो हमको मिला 18 का 36 में गुणा करेंगे 18 छः का 108, 108 को मैंने 8 लिखा, 10 हासिल, 18 तें 54, 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64, ये डबल जीरो उतार लेंगे और अंतर करना होता है यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर। तो मैंने इसका इधर गुणा करके यहाँ लिखा और इनका जैसे गुणा करूंगा तो हो जाएगा 52,000। तो 8 रेशियो का मान जैसे अंतर करेंगे तो 64,800 में से 52,000 जैसे घटा देंगे तो 52,000 घटाएंगे तो 8 4 12 यानी 12,800 आ जाएगा। इधर अंतर करेंगे तो 12,800 आ जाएगा। ये चीज़ें आपस में कटता है तो काट सकते हैं। आप 8 से काटेंगे 3 अंक कट जाएगा। देखिए 8 से काटिए 8 एक कम 8, इधर काटेंगे 8 एक कम 8, 4 बचा 8 छः 48, डबल जीरो यानी एक का मान आ गया 1600। तो प्रत्येक की आय पूछा था, यही आय 10 और 16 है, ले जार पर गुणा करेंगे तो एक का मान 1600 का 10 में गुणा करेंगे तो 16,000 आ जाएगा और 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 16 छः के 9600 यानी 16,000 और 9600 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आय व्यय वाला कंसेप्ट अगर ये तरीका आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लगा पाएंगे। मैं हट जाता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से क्वेश्चन है लेकिन किस्त वाला प्रश्न है, बिल्कुल आसान से लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय 10,920 रुपये के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त में होगा। यानी कि कह रहा है कि 10,920 रुपये देना है, हम प्रत्येक किस्त कितने का रखें कि 12% की दर से 3 वर्षों में कर्जा को चुका दें। तो कैसे लगाना है ध्यान से समझिए। इस तरह के प्रश्न में प्रत्येक किस्त जो है, ध्यान से देखिए, जो प्रत्येक किस्त है उसको मानना है आपके पास कि प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है। क्या माना है कि प्रत्येक किस्त जो मानना है 100 रुपये, ये रियल डाटा नहीं, ये समझेगा अनुपात है कि प्रत्येक डाटा कितने का है 100 रुपये का। अब देखिए कितना है, हमने कहा कि पहला डाटा 100 रुपये आपको ब्याज 100 पहले बार 100 रुपये किस्त दे देना, अगली बार 12% का ब्याज है तो अगली बार 100 में 12 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 112 प्लस याद है कि 112 अगली बार और 12 जोड़ देंगे तो 12 में और जोड़ देंगे तो 124 यानी कि पहला साल का किस्त, दूसरे साल का किस्त, तीसरे साल का किस्त, आई टोटल आपस में बराबर होता है जितना पैसा देना है उसके बराबर। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है 10,920 रुपये का किस्त है तो लिख लीजिए 10,920 रुपये का। टोटल कीजिएगा 100, 200, 336, ये 336 के बराबर हो जाएगा इतना, यानी कि 10,920 यानी कि इतने के बराबर हम इनको जोड़ा तो 336, इधर इसका एक का मान जो आएगा ले आकर 100 में गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं कि सर ये जो 10,920 है ये 336 का मान है, इसको हमने भागे में भेज दिया, कहेंगे बिल्कुल हमें प्रत्येक किस्त का मान 100 निकालना है तो 100 से इधर गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए काट देते हैं, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 से काटेंगे 3 तिरी के 9, 1 बचा 19, 3 चौक 18, 3 चौक 12, 1 जीरो और देखिए कटेगा, काट दीजिए। 4 से भी इसको काट सकते हैं, 4 से काटेगा इसको 25 बार में, 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 8 32, 28 बार में कट गया। 14 से ही कटेगा तो 14 से यह भी कटेगा, लेकिन ध्यान से देखिए कैसे काटना है। मैं इसको 7 से काट देता हूँ, 7 चौके 28, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 1 बचा 7 दूना 14, 520, 520 को जैसे हम 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 1 बचा 4 3 12, 13 बार में, और 13 का 25 में गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 13 का 25 में या 25 का 13 में, जैसा भी आप गुणा करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन था, तो 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 25 3 75 को 5, सॉरी 75 को 5 होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 75 को 5, 25 3 75 को 5 हासिल 7, 25 का 1 गुणा करेंगे 25 अंक 25 में 7 जोड़ देंगे, 25 7 32, 1 जीरो बचा था उतार लेंगे, यानी 3250 रुपये का किस्त होगा। 3250 ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया यूपी पुलिस में, देख सकते हैं। इसके थोड़ा सा कैलकुलेटिंग देता है कि इतना कैलकुलेटिंग करें, यानी कि कैलकुलेशन मैथ के अंदर आपका ठीक ठाक है तो आपका मैथ में अच्छा पकड़ हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने कह रहा है प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जब भी लगातार संख्याओं का योगफल जोड़ना हो तो उसका फॉर्मेट होता है, जैसे कह रहा है प्रथम 24 यानी टोटल 1 से लेके हमें 24 तक संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो इसका नियम होता है जितना दे 24 तक जोड़ना है तो 24 एक बढ़ा कर लिखना है, गुणे में 24 के बाद अगला होगा 25 और 2 से भाग कर देंगे, 2 से इसको काटेंगे 12 बार में, अब 12 का 25 में गुणा करेंगे, 12 25 300 होता है, यानी 1 से लेके 24 तक के संख्याओं में जोड़ूंगा तो योगफल आएगा 300। इसका फॉर्मेट ये होता है n प्लस 1 बटे का 2। n क्या है, जित अंतिम संख्या कितना जोड़ना है, जैसे n की जगह पर 24 में एक जोड़ देंगे, 25 बटे 2 से भाग दिया, इसी फॉर्मेट में लिख देंगे तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाता है। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना है, अर्थात कह सकते हैं कि जो बॉय हैं और गर्ल हैं, लड़कियां 1 हैं तो लड़के 3 हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे तो टोटल संख्या बोल सकते हैं 4। कहेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यानी कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो जो दोनों को गर्ल और बॉय जोड़ेंगे 4, जो ऑप्शन 4 से नहीं कटेगा उनकी संख्या को नहीं दर्शाएगा समूह में। तो ऑप्शन नंबर 22 4 से कटेगा, कहेंगे नहीं, यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 4 से 40 20 24 तीनों कट जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं कटेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 4 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। अतः समूह में या लोगों को प्रतिनिधित्व जो करता है समूह में वो 22 नहीं कर रहा है, तो 22 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।